हेलो एवरीवन, मैं राजकुमार आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में अपनी चर्चा करेंगे कक्षा 10 विज्ञान के पेपर के बारे में। किस तरह का पेपर था और क्वेश्चन कहां से पुट हुए हैं। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन सीरीज पहले लॉन्च की थी, क्विज लॉन्च की थी, जिसके अंदर से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे कि किस क्विज से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप इसको चेक करना चाहें तो ऐप पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो फटाफट बिना किसी देरी के अपना आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर आपको बिल्कुल सटीक बताए जाएंगे, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा रखे जाने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वह रहता है वर्दी का संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण है। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है से एब्सिसिक एसिड जो है ये आंसर राइट रहेगा। 1 नंबर का आपका क्वेश्चन था। ए जो पार्ट था वो पूरा अपने एफ से पूछा गया है। क्वेश्चन सेकंड यहाँ पर रहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसके लिए जो उत्तरदायी है वो है अनुमस्तिष्क से, यहाँ पर राइट आंसर है। RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा, तो ये रहता है गोल और पीला। ये जो F1 जो पीडी है उसमें जो प्रभावी लक्षण होते हैं उनके बारे में है। ये क्वेश्चन जो है एफ से नहीं पूछा गया था, इससे पहले के दोनों क्वेश्चन एफ से पूछे गए थे। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 प्रकार के ऊर्जा स्रोत होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। यहाँ पर पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय है और बाकी के सभी जो है वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना क्या है। तो जल संग्रहण की जो संकल्पना है वो यहाँ पर रहेगी खादीन जो है वो जल संग्रहण की परंपरा राजस्थान में बहुत पुराने समय से चली आ रही है। एफ से पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। दिए गए चित्र में कोण एक्स का मान होगा। तो बच्चों, यहाँ पर जो आपतन कोण है वो हमेशा प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। एफ के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपतन कोण का मान होता है प्रवर्तन कोण के बराबर, प्रवर्तन कोण से कम या अधिक, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका मान यहाँ पर 30 डिग्री है। तो यहाँ पर प्रवर्तन जो कोण है इसका भी मान कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि द जो है वो आंसर राइट है। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती हैं। तो जो परितारिका की जो पेशियां होती हैं वो नियंत्रित करती हैं पुतली की साइज को। तो ऑप्शन सी इज राइट। पुतली का आकार, साइज, जो साइज ऑफ प्यूपिल है उसको ये नियंत्रित करती हैं। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है आपको पता है, किलोवाट घंटा सामान्य बोलचाल की भाषा में जो यूनिट शब्द काम में लिया जाता है उसी को किलोवाट घंटा बोला जाता है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो ऑप्शन बी इज राइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा ओम के नियम से संबंधित विद्युत परिपथ में युक्ति वाई को पहचानिए। सबसे पहले आप देखेंगे तो युक्ति वाई कहाँ है, यहाँ लगी हुई है। अब आप इसको देखिए कि एक परिपथ में किस क्रम में लगी हुई है। परिपथ के अंदर ये यहाँ पर श्रेणी क्रम में लगी हुई है। आपको पता है परिपथ में श्रेणी क्रम में हमेशा एमीटर लगता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट, एमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, ये भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है वातावरण में चांदी के ऊपर काली पर चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बच्चों, यहाँ पर लोहे पर जंग का लगना, तांबे पर हरी परत का चढ़ जाना और समय के साथ में चांदी का काला पड़ जाना, ये सभी संक्षारण के उदाहरण हैं। तो आप यहाँ पर संक्षारण बी इज राइट आंसर। ये भी एफ से पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद में सक्रियता श्रेणी से आपका क्वेश्चन है एल्यूमिनियम, Fe एंड Zn जिंक की अभिक्रियाशीलता का आपको क्रम देना है। तो दोस्तों, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु इनके अंदर जो है वो है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ बढ़ता हुआ क्रम देना है। तो बाकी जो धातु है वो एल्यूमिनियम से कम सक्रिय होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे अधिक सक्रिय एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पर इसके बाद में Fe और Fe के बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में जिंक और जिंक के बाद में Fe। ऑप्शन ए इज राइट। यहाँ पर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम सिर्फ एक ही ऑप्शन में सबसे लास्ट में है। तो ऑप्शन ए इज राइट। इसके बाद में आपको यहाँ पर दिया गया है एक अभिक्रिया दी गई है जिसके अंदर आपको ए को पहचानना है। तो यहाँ पर ए क्या है, ये अभिक्रिया आपके सामने दी गई है। बच्चों, यहाँ पर जो ए रहता है वो रहता है आपका ऑप्शन डी, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो ऑप्शन डी इज राइट। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए आपका पूरा हो जाता है। जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है, जिसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
10 क्वेश्चन, 12 में से 10 क्वेश्चन जो है अपने ऐप से यहाँ पर पूछे गए हैं टोटल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक प्लेसेज। लार में एंजाइम होता है, तो बच्चों यहाँ पर लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो बच्चों यहाँ पर लार में पाया जाता है एमिलेज। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के होते हैं। तो रिक्त स्थान यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर इसके सेम होते हैं यानी कि समान होते हैं, तो आप यहाँ पर समान लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। यहाँ पर तीनों ही क्वेश्चन अपने ऐप से पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर होता है। तो चुंबक के जो सजातीय ध्रुव होते हैं उसमें परस्पर प्रतिकर्षण होता है, ये भी ऐप से पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम है, तो इसका नाम होता है एसिटिक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी है? तो तीसरा जो आवर्त है इसके अंदर उपस्थित जो संख्या है वो 8 होती है। बच्चों यहाँ पर काफी लोगों ने 18 बताई है, लेकिन 18 नहीं होती, यहाँ पर 8 होती है, आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ में मैं आपको बता दूं, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर टोटल 6 यहाँ पर क्वेश्चंस थे। इन 6 में से 5 क्वेश्चन अपने ऐप से आए हैं और एक क्वेश्चन आपकी बुक से आया है जो अपने ऐप से नहीं है। पहला ही क्वेश्चन है, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है? तो ये क्रियाविधि है पुनर्भरण। पुनर्भरण की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा यहाँ पर हार्मोन की जो क्रियाविधि है उसको नियंत्रित किया जाता है। आप यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पुनर्भरण। सेकंड क्वेश्चन रहता है, बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम लिखिए। तो बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले जीव का नाम है यहाँ पर प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो जीवाणु है वो बहुखंडन प्रदर्शित करता है, तो आप इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद में जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि लिखिए। तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन से होने वाली हानि जो है वो हानि रहती है पर्यावरण प्रदूषण। अधिक मात्रा में ये CO2 उत्सर्जित करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, पर्यावरण का प्रदूषण होता है। साथ ही ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है जो बार बार जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता। चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। परितंत्र में अजैव घटक का एक उदाहरण है। तो बच्चों यहाँ पर परितंत्र में 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं, एक जैव घटक होते हैं और दूसरे होते हैं अजैव घटक। जैव घटक जो होते हैं, जैव घटकों के अंदर यहाँ पर आते हैं आपके हवा, ताप, मृदा, खनिज आदि। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 भौतिक राशियों P बराबर 5 ओम है, इसके साथ में Q बराबर मान यहाँ दिया गया है। दोनों के चालकों की लंबाई आदि कर दी जाती है, तो P और Q के संगत मान आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूं, P जो है P को हाफ किया जा रहा है यानी कि P/2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5/2 बराबर 2.5 ओम। इसी के साथ में यदि Q है, Q को भी अपने हाफ करते हैं, तो यहाँ पर Q × 10⁻⁴ है, अपने यहाँ पर इसको आधा कर देते हैं, तो ये भी आ जाता है 4 × 10⁻⁴ ओम। तो यहाँ पर ये राइट आंसर रहेगा। इसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? ये आप यहाँ पर सबसे पहले चित्र देख लीजिए। इसके अंदर प्रत्येक यहाँ पर रेखाएं जो हैं साउथ पोल से अंदर प्रवेश कर रही हैं और नॉर्थ पोल से यहाँ पर बाहर निकल रही हैं। जब भी आप किसी दिक् परिवर्तक जो सूची है, दिक् सूचक जो सुई है, उसको यहाँ पर किसी भी जगह पर रखते हैं तो वो केवल एक दिशा में ही यहाँ पर विक्षेप प्रदर्शित करती है। उसका परिणाम ये रहता है कि आपस में परिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि यदि परिच्छेद करेंगी तो एक ही समय में चुंबकीय क्षेत्र रेखा की एक से ज्यादा दिशा होगी, जो कि संभव नहीं होती। यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन आपके सामने थे। इन 6 में से 5 क्वेश्चन अपने ऐप से पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन जो ये वैल्यू वाला है ये अपने ऐप के बाहर है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है 7 नंबर 3 के अंदर। तो ये रहता है, किसी विद्युत धारावाही परिनलिका के भीतर एवं बाहर उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखा को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। तो बच्चों ये चित्र आपको यहाँ बनाना था, ये चित्र 1 नंबर का है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपकी अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। आपको इसकी परिभाषा देनी है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अपने गुणधर्म खो देते हैं, और गुणधर्म खोने के परिणाम स्वरूप वह है लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। एक उदाहरण आपको यहाँ पर मैं
आपके साथ में शेयर करूंगा। NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O, ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। इसके बाद में आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है? हेनरी मोजले के अनुसार तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वह परमाणु संख्या के या परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसी को आवर्त सारणी का आधुनिक आवर्त नियम भी कहते हैं। CuO प्लस H2 जब इसको गर्म किया जाता है तो कॉपर धातु और इसके साथ में जल आपको प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया के अंदर आपको अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम लिखना है, यानी कि सबस्ट्रेट लिखना है आपको। तो यहां पर ये जो है इसका क्या हो रहा है, CuO जो है इसका क्या हो रहा है, यहां पर अपचयन हो रहा है। तो इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, आयोडीन, हीरा और सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा, इसलिए आपका राइट आंसर रहेगा हीरा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको चित्रित करनी है। तो जो संरचना रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। बच्चों, ये जो संरचना है, ये जो फिग है, ये जो डायग्राम है, ये यहाँ पर 1 नंबर का है। तो यहाँ टोटल आपके 12 क्वेश्चन, यहाँ पर 12 क्वेश्चन आपके टोटल हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। इसमें से टोटल मैं आपको यहाँ बता दूं, 3 क्वेश्चन बाहर से हैं और इसी के साथ में 9 क्वेश्चन अपने ऐप से हैं। तो आपने यदि क्विज नहीं की थी तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। यहाँ पर 9 क्वेश्चन अपनी क्विज सेक्शन में से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों, जैव प्रक्रम होता क्या है? सजीवों के वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए और इसके 2 उदाहरण दीजिए। बच्चों, एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? एक लिंगी पुष्प उसे कहते हैं जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जनन भाग उपस्थित होता है तो एक लिंगी पुष्प कहलाता है। इसके यहाँ पर उदाहरण रहते हैं आपके पपीता और तरबूज, ये 2 इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपसे 2 उदाहरण पूछे गए हैं, पपीता और तरबूज। टोटल 2 नंबर का यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन था। इसी के साथ में वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों, चित्र कुछ इस प्रकार का रहता है। ये जो चित्र है यहाँ पर, ये चित्र आपके यहाँ पर आपको बनाना था, 2 नंबर का ये चित्र था। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। तो बच्चों, ये फिग है यहाँ पर, ये चित्र आपको यहाँ पर बनाना था, ये डायग्राम आपको बनाना था। सबसे पहले सबसे बड़ा कॉलम आएगा सूर्य के प्रकाश का, इसके बाद में उत्पादक रहेंगे, उत्पादक के बाद में शाकाहारी, शाकाहारी के बाद में मांसाहारी और मांसाहारी के बाद में शीर्ष मांसाहारी। तो जिसने भी ये डायग्राम बनाया है या फिर जिसने भी इनको सीक्वेंस से लिखा है, सूर्य का प्रकाश, उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी और शीर्ष मांसाहारी, उनके 2 नंबर यहाँ पर आने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो रहेगा, लेंस की आवर्धन की परिभाषा दीजिए। लेंस जो होता है उसका आवर्धन किसे कहते हैं? तो जो लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है उसकी ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसी को लेंस की आवर्धन कहते हैं। तो बच्चों, लेंस का जो आवर्धन है, लेंस की आवर्धन वह क्षमता है जो क्या करती है, बिंब की ऊंचाई और लेंस की जो ऊंचाई है उन दोनों के बीच में संबंध बताती है। तो ये परिभाषा यदि अपनी चर्चा करें तो यदि बिंब की जो ऊंचाई है वो h हो और जो लेंस द्वारा जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई h डेस्क हो, तो यहां पर m बराबर, m क्या होता है, आवर्धन होता है, m बराबर क्या हो जाएगा, h डेस्क अपॉन h। ये होता है आपका लेंस की आवर्धन क्षमता निकालने का सूत्र। तो m बराबर h डेस्क अपॉन h। इसके बाद में यहां पर क्वेश्चन है, वाहनों के पक्ष दर्शित दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखिए। तो यहां पर आपको खूब बताया है, उत्तल दर्पण, ये जो उत्तल दर्पण है इसका उपयोग किया जाता है पश्च दृश्य को देखने के लिए वाहनों में। इसके बाद में आता है, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? तो बच्चों, विद्युत विभवांतर कहते किसे हैं? यदि मैं इस शब्द पर चर्चा करूं तो एकांक धनावेश को, कैसा धनावेश, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। किसी भी एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। यहाँ पर परिभाषा ही पूछी गई है।
इसके बाद में पूछा गया है जूल के तापमान नियम पर आधारित किन्हीं दो युक्तियों के नाम। तो इन दोनों के नाम मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। हीटर और इस्त्री जो है वो दोनों ही यहाँ पर जूल के तापमान नियम पर आधारित युक्तियां हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है श्रेणी क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधकों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। तो संयोजन सूत्र इनका होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि आप इसके बारे में विस्तृत देखना चाहते हैं तो विस्तृत देखने के लिए आप यहाँ पर बुक के पेज संख्या 234 पर आप जाएंगे, वहां पर आपको विस्तृत रूप से इसके बारे में देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत साधित्र उपकरणों को पार्श्व क्रम में क्यों जोड़ते हैं। यहाँ पर दो तीन कारण मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यदि आप उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में क्या रहता है, एक, इसके बाद में दूसरा, इसके बाद में तीसरा। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाले जो बल्ब हैं जो पास रहते हैं ये हमेशा ज्यादा जलेंगे, आगे वाले कम जलेंगे। इसी के साथ में जैसे ही आप बल्ब को बंद करेंगे तो एक साथ में जितने भी बल्ब आगे जुड़े हुए हैं सारे के सारे एक साथ यहाँ पर बंद हो जाएंगे। समानांतर क्रम में जोड़ने का सबसे अच्छा फायदा यही रहता है कि जब भी आप उनको बंद करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर जिस भी बल्ब को बंद करना चाहते हैं, जिस युक्ति को भी बंद करना चाहते हैं, आप उसको इंडिविजुअल अकेले बंद कर सकते हैं। इसलिए जो घरों के परिपथ है उनको सामान्यतः समानांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है फ्लेमिंग का वाम हस्त या बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बाएं हाथ का नियम जो है उसको प्रदर्शित किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर यदि आप किसी भी हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तब यदि तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में हो, तब जो अंगूठा है वह चालक पर आरोपित बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो यही यहां पर क्या है, फ्लेमिंग का जो वाम हस्त का नियम है वो नियम कहलाता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों वह प्रक्रम जिसमें किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक के अंदर विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। यानी कि किसी एक चालक तार के पास रखे दूसरे चालक तार में भी जब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे तो इसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भर्जन तथा निस्तापन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन रोस्टिक एंड कैल्सिनेशन। भर्जन क्या रहता है, जो सल्फाइड अयस्क है उनका भर्जन किया जाता है और जो कार्बोनेट अयस्क हैं उनका निस्तापन किया जाता है। जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं उनका हमेशा क्या किया जाता है, यहाँ पर निस्तापन किया जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले भर्जन की चर्चा करूं तो सल्फाइड अयस्क को जब वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह बदल जाता है किसमें, ऑक्साइड्स में। इसी को कहते हैं भर्जन। और निस्तापन किसे कहते हैं, तो निस्तापन जब कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो वह ऑक्साइड में बदल जाता है, इसको कहते हैं निस्तापन। तो यहाँ पर दोनों की मैं आपको अलग अलग जो समीकरण है वो बता देता हूं। ZnS प्लस 3O2 इक्वल टू, ये ताप पर इसको गर्म करते हैं, परिणाम स्वरूप यहाँ पर बना लेता है 2ZnO प्लस 2SO2। ये यहाँ पर जो फर्स्ट में ZnS है ये भी यहाँ पर 2 ले लेंगे। ये यहाँ पर भर्जन की अभिक्रिया रहती है। इसके बाद निस्तापन की जो अभिक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से रहती है। ZnCO3 यहाँ पर कार्बोनेट अयस्क है, ये किसकी उपस्थिति में यहाँ पर होगा, वायु की उपस्थिति में। तो यहाँ पर ये वायु की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है अधिक तापमान पर तो ये भी क्या बना लेता है, ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अभिक्रिया यहाँ पर संतुलित अभिक्रियाएं देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया मैं आपको बता देता हूँ Na के साथ में। तो 2Na के साथ में जब ये अभिक्रिया करता है कौन, एथेनॉल 2CH3CH2OH, जब ये अभिक्रिया करता है तो ये बना लेता है 2CH3CH2ONA प्लस H2। इसके साथ में जब अभिक्रिया करवाई जाती है H2SO4 के साथ में, सांद्र H2SO4 के साथ में CH3CH2OH की अभिक्रिया करवाई जाती है H2SO4 के साथ में, वो भी अधिक ताप पर यानी कि 443 केल्विन पर।
तो ये बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस जल। ये जो है इसको कहते हैं सोडियम एथोक्साइड। तो बच्चों ये यहाँ पर दोनों अभिक्रियाएं थी, ये आपको अभिक्रियाएं देनी थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है साबुन की मिशेल संरचना। तो ये आपको यहाँ पर चित्र प्रदर्शित किया गया साबुन की मिशेल संरचना का, ये चित्र आपको बनाना था, 2 नंबर का चित्र था। इसके बाद में था नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को समझाइए। तो आप जानते हैं संगीत के सुरों की तरह यहाँ पर न्यूलैंड्स ने तत्व का वर्गीकरण किया था। उन्होंने बताया था प्रथम तत्व जो है उसके गुणधर्म अपने पश्चात 8वें तत्व के गुणधर्म के साथ में मैच खाते हैं और मैच करते हैं, सेम वैसे ही होते हैं जैसे प्रथम के हैं। तो और इनकी तुलना उसने संगीत के 8 सुरों से की, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। सेम उसी तरह से एक प्रथम तत्व के जो है गुणधर्म है अपने पश्चात 8वें तत्व के साथ में वापस मैच खाते हैं। इसी सिद्धांत को न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन था सेक्शन सी, जो टोटल 3-3 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चंस थे। यहाँ पर आपके क्वेश्चन था अंडाशय से स्रावित। ये चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 16 तक के कितने क्वेश्चन अपने ऐप से यहाँ पर आए। तो यहाँ पर अपने ऐप से क्वेश्चन जो आए थे उसमें 16 नंबर का जो क्वेश्चन था अपने ऐप से था। इसके साथ में 13 का क्वेश्चन अपने ऐप से था, 12 का क्वेश्चन ऐप से था, 9 का क्वेश्चन ऐप से था, 8 में दूसरा यहाँ पर अपने ऐप से था, 7 का ऐप से था और 5 इसके पश्चात 4। 13 में से यहाँ पर 8 क्वेश्चन अपने ऐप से आए हैं। आप देख सकते हैं 13 में से 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कहीं बाहर से आए हैं। अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम और उसके 2 कार्य लिखिए। तो अंडाशय से जो स्रावित हार्मोन है उसको कहते हैं एस्ट्रोजन। 2 इसके कार्य कौन कौन से हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, अंडाणु निर्माण में सहायक। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है समजात एवं समरूप अंगों को परिभाषित कीजिए। तो समजात जो अंग होते हैं वो अंग होते हैं ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ पर पक्षी के पंख और मनुष्य के हाथ। इसके साथ में समरूप जो अंग होते हैं ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तो भिन्न भिन्न होती है लेकिन उनके कार्य समान होते हैं, जैसे चमगादड़ और पक्षी दोनों के पंख उड़ने के काम आते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन अपने ऐप से पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं। तो बच्चों तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? जो भी तारों से आने वाला जो प्रकाश है जब वो हमारी आंखों तक पहुंचता है तो वो वायुमंडल की विभिन्न परतों से होते हुए आता है। ये जो परतें होती हैं इनका घनत्व जो होता है ताप में परिवर्तन के कारण अनियमित रूप से बदलता रहता है। जब घनत्व अनियमित रूप से बदलता है तो उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर अपवर्तनांक जो है वह भी परिवर्तित होता रहता है और अपवर्तनांक में परिवर्तन होने के कारण जो हमारी आंखों तक आने वाला प्रकाश है वह लगातार अपना मार्ग बदलता रहता है और उसके मार्ग बदलने के कारण ही वह हमें टिमटिमाते हुए प्रदर्शित होते हैं। इसके बाद में खतरे के संकेत लाल रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं? तो बच्चों जो खतरे के संकेत होते हैं वो लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो लाल रंग का जो प्रकाश है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जब इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो ये काफी दूर तक दिखाई देता है। काफी दूर से दिखाई देने के कारण ही जो खतरे के सिग्नल होते हैं उनका कलर लाल रखा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझाइए। दोनों अभिक्रियाएं दी गई हैं, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। दोनों ही अभिक्रियाओं की परिभाषा अपने ऐप के अंदर दी गई है, पूछी गई है। निम्न अभिक्रिया कहलाती है, निम्न अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण भी इनके वहां पर प्रदर्शित किए गए हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक आपस में संयोग करते हुए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एकल अभिकर्मक वियोजित होकर या फिर टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया यदि देखें तो कोयले का दहन C+O2 = CO2 ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसे ही वियोजन अभिक्रिया का यदि आप उदाहरण देखें तो जब चूना पत्थर CaCO3 है उसको गर्म किया जाता है, उष्मा दी जाती है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों यहाँ पर आपके 3 पार्ट पूरे हो चुके हैं। जो लास्ट पार्ट जो बच गया सेक्शन डी जो बच गया, उस डी सेक्शन के जो आंसर्स हैं वो आपको बुक के पेज संख्या आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहां से चेक करते हुए अपने आंसर्स को
चेक कर सकते हैं। ये था बच्चों अपना आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसी के साथ में दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि सभी अपने आंसर शीट्स को यहाँ मिला सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।